संचार शब्द का अर्थ होता है चलना या फैलना, यानी किसी समाचार या सूचना का एक से दूसरे के पास पहुंचना। संचार किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जो सूचनाओं का या समाचारों का या विचारों का या भावनाओं का जो आदान प्रदान होता है उसको संचार कहते हैं। संचार के क्या लाभ हैं? संचार माध्यमों के विकास से, यानी रेडियो, इंटरनेट, टीवी, समाचार पत्र, इनके विकास से एक तो भौगोलिक दूरियां कम हो गई हैं, दूसरे क्षण भर में ही कोई भी सूचना विश्व के किसी भी कोने तक पहुंचाई जा सकती है, और तीसरा जो वो सूचना है या जो समाचार है या जो विचार है उसको लिखित, मौखिक या दृश्य यानी सिनेमा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। संचार के साधन कौन कौन से हैं? समाचार पत्र, रेडियो, सिनेमा, टेलीविजन, फैक्स, पत्रिका यानी मैगजीन, इंटरनेट आदि संचार के साधन हैं। और संचार की प्रक्रिया के तत्व कौन से हैं? संचार की प्रक्रिया के तत्व हैं, नंबर 1 संचारक या स्रोत, नंबर 2 है संदेश का कूटीकरण यानी कोड वर्ड्स में संदेश देना, नंबर 3 है संदेश का कूटवाचन यानी उन कोड वर्ड्स को समझना, और नंबर 4 है प्राप्त कर। संचार के कार्य, संचार से एक तो जानकारी या समाचार हासिल किया जाता है, नंबर 2 यह किसी के व्यवहार को नियंत्रित करता है, नंबर 3 समाचार देने या लेने का कार्य करता है, नंबर 4 यह मानवीय भावनाओं की अभिव्यक्ति यानी व्यक्ति की बात या विचार को एक खास तरह से प्रस्तुत करता है, और नंबर 5 यह प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है यानी उत्तर को व्यक्त करता है। फीडबैक पद्धति क्या है? फीडबैक पद्धति के माध्यम से यह जानकारी मिल जाती है कि समाचार या संदेश जो है वो प्राप्तकर्ता या पाने वाले तक पहुंचा या नहीं, और अगर उसमें कोई गलती है तो उसमें सुधार करने का अवसर मिल जाता है। संचार के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? संचार के मुख्य प्रकार हैं सांकेतिक संचार, मौखिक और अमौखिक संचार, अंतःव्यक्ति संचार, अंतर्व्यक्तिक संचार, समूह संचार और जन संचार। सांकेतिक संचार से आप क्या समझते हैं? सांकेतिक संचार का अर्थ है संकेतों से समझाना, यानी इशारों में बातचीत करना या किसी बात की जानकारी देना, जैसे कि मनुष्य का हाथ जोड़ना, पांव छूना, हाथ मिलाना सांकेतिक संचार के अंतर्गत आता है। गूंगों को भी सांकेतिक भाषा में ही पढ़ाया जाता है। समूह संचार का क्या आशय है? इसका अर्थ है एक से अधिक व्यक्तियों से बात करना, या किसी समूह के सदस्य जब आपस में विचार विमर्श करते हैं, जैसे कि अध्यापक का कक्षा में पढ़ाना या किसी नेता का सभा को संबोधित करना, ये सब जो है समूह संचार के अंतर्गत आता है। अंतर्व्यक्तिक संचार का क्या महत्व है? जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं या कोई जानकारी देते या लेते हैं तो उसे अंतर्व्यक्तिक संचार कहते हैं। इसमें फीडबैक जल्दी मिलता है और इस तरीके से संबंध विकसित होते हैं। यह रूप पारिवारिक तथा सामाजिक रिश्तों की बुनियाद है। जीवन में सफलता के लिए अंतर्व्यक्तिक संचार की कला होनी चाहिए। समूह संचार का उपयोग कहाँ होता है? समूह संचार का उपयोग समाज और देश के सामने उपस्थित समस्याओं को बातचीत और बहस के जरिए हल करने के लिए होता है। जन संचार किसे कहते हैं? जब किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम से, यानी कि टेक्नोलॉजी जैसे कि रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न, इनके माध्यम से जो है समाज के विशाल वर्ग से बातचीत की जाती है या संवाद करने की कोशिश की जाती है तो उसको जन संचार कहते हैं। इसमें एक संदेश की यांत्रिक माध्यम के जरिए बहुगुणित किया जाता है, यानी मल्टीप्लाई, ताकि उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। जन संचार की प्रमुख विशेषताएं बताइए। जन संचार माध्यमों यानी समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन, इनके जो जरिए जानकारी या संदेश दिए जाते हैं उनकी प्रकृति सार्वजनिक होती है। नंबर 2 है इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता यानी संदेश देने वाला और संदेश प्राप्त करने वालों के बीच जो है प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। नंबर 3 इस माध्यम में अनेक द्वारपाल होते हैं। द्वारपाल यानी संपादक, सह संपादक ये होते हैं जो इन माध्यमों से प्रकाशित और प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित तथा निर्धारित करते हैं। संचार के कौन कौन से लोकप्रिय माध्यम वर्तमान में प्रचलित हैं? वर्तमान में यानी आजकल टेलीविजन और इंटरनेट जो है जनसंचार के लोकप्रिय माध्यम हैं। समाचार लेखन के 6 ककार कौन कौन से हैं? समाचार लेखन के 6 ककार हैं क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे।
जनसंचार के प्रमुख कार्य क्या हैं? जनसंचार के प्रमुख कार्य हैं शिक्षित करना, सूचना देना, मनोरंजन करना और विचारों की अभिव्यक्ति मुख्य कार्य। जनसंचार के दुष्प्रभाव बताइए। दुष्प्रभाव यानी बुरे प्रभाव। जनसंचार के माध्यम से यानी रेडियो, टेलीविजन, इनके माध्यम से जो है एक तो समाज के कमजोर वर्गों को कम महत्व दिया जाता है, दूसरे इनसे अश्लीलता को बढ़ावा मिलता है और जो इनके माध्यम से जो है लोगों को काल्पनिक दुनिया की सैर कराई जाती है जो कि आम जनजीवन से बहुत दूर होता है और ये जो है पलायनवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। अनावश्यक मुद्दों को उछाला जाता है और छोटी सी बात को भी बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है। कोडिंग या कूटीकरण का क्या तात्पर्य है? संदेश को भेजने के लिए शब्दों, संकेतों या ध्वनि चित्रों का उपयोग किया जाता है। भाषा भी एक प्रकार का कोड होता है, अतः प्राप्तकर्ता को समझाने योग्य कूटों में संदेश को बांधना यानी संदेश को या समाचार को कोडवर्ड्स में बांधना या लिखना जो है एनकोडिंग या कूटीकरण कहलाता है। कूटवाचन या डिकोडिंग से आप क्या समझते हैं? कूटीकरण की जो उल्टी प्रक्रिया होती है वो कूटवाचन कहलाती है यानी कि कोडवर्ड्स को समझना। इसके माध्यम से संदेश को प्राप्तकर्ता कूट चिन्हों में बंधे संदेश समझाता है। इसके लिए आवश्यक है कि प्राप्तकर्ता भी कोड का यही अर्थ समझता हो जो उसे संचारक समझाना चाहता है। इंटरनेट के लाभ व हानियाँ बताइए। इंटरनेट से एक तो विश्वग्राम की अवधारणा मजबूत हुई है यानी दूर बैठे लोगों को भी जोड़ा जा सकता है। दूसरा, संचार की नई संभावनाएं जगी हैं और तीसरा जो है शोधकर्ताओं यानी कि जो रिसर्च करने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं उनके लिए जो है इंटरनेट पर अपार संसाधन उपलब्ध हैं। इसकी हानियाँ हैं, इससे एक तो अश्लीलता को बढ़ावा मिला है, दूसरा इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, तीसरा बच्चों और युवाओं में जो है इसके कारण अकेलापन बढ़ता जा रहा है।